हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद साइंस। तो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट मेरे जो वीडियोस है उसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि पुराने दिन याद आ रहे हैं सर, आप याद आ रहे हैं। तो बिलीव मी, मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, और फ्रॉम फर्स्ट बैच टू नाउ मैं सभी बच्चों को याद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। तुम लोगों के साथ स्पेंड किए गए सारे मोमेंट्स याद करता हूँ। हाँ, सभी के नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन फेस सभी के याद है। सभी की मस्तियाँ याद है, बदमाशियाँ याद है, कौन कितना अच्छा पढ़ता था, सारी चीज़ें याद है। ठीक है, तो बस ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मत सोचना बच्चों कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूँ। एक पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता है, कभी भी नहीं। समझ में आया? और एज अ पेरेंट्स ही था मैं यहाँ पर जब तक था तुम लोगों के लिए। तो मिस तो मैं बहुत करता हूँ, तुम में से कुछ मुझसे मिलते रहते हो, मुझसे कांटेक्ट में हो, जो नहीं मिलते हो मिल लिया करो यार, अच्छा लगेगा मुझे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और कर लिया करेंगे साथ बैठ के। तो हाँ, एट द एंड थैंक यू सो मच मुझे अपना टीचर बनाने के लिए। और आज अगर मुझे कोई भी यहाँ तिफरा में 2-4 लोग भी जानते ना, तो सिर्फ तुम लोगों के कारण जानते हैं बच्चों। तो बस थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम हो इसलिए मैं हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, मुझे कोई जानता ही नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय स्टूडेंट्स। लव यू ऑल, मिस यू ऑल ऑलवेज। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना गॉस थ्योरम, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके एप्लीकेशंस, मतलब उसका अनुप्रयोग, यूज़ कहाँ पे होगा उसका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के इसके हैं, मतलब 3-4 टाइप के इसके एप्लीकेशंस हैं। उसमें मैं दो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं कवर करूँगा। ओके, तो उस दो में से पहला है अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलूँगा तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, ये आप लोगों को टॉपिक या हेडिंग आप लोगों के बुक में मिल जाएगा, या क्वेश्चन में ये सेम ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होने हैं हमेशा की तरह। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है अनंत लंबाई के तार, मतलब कि लाइन चार्ज, तो हम क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ मतलब कि अनंत लंबाई का एक वायर लेंगे। ओके, तो ये मान लेता हूँ मैंने, ये एक मेरा ये, हाँ, ये मेरा एक क्या है, वायर है जिसकी लेंथ, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है सॉरी, मेरे पास एक क्या है, वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, और आवेशित बोल रहे हैं, चार्ज्ड बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे, प्लस चार्जेस, जैसे कि यहाँ पर है इसमें। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो होगी क्या बच्चों, एल। मैं क्या मान लिया, इसकी लंबाई लेंथ को एल मान लिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एक मान लेते हैं एक आर त्रिज्या। मैं ऐसे अपन लोग प्रकार मतलब राउंडर का यूज़ तो किए ही हुए हैं, है ना। तो मैं आर त्रिज्या मतलब कि आर रेडियस एक कोई सा भी मान लूँगा अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आर रेडियस मान करके क्या करूँगा, एक वो बनाऊँगा, बेलन बनाऊँगा। ठीक है, बेलन बोलने का मतलब है एक ट्यूब बनाऊँगा। ठीक, और वो जो ट्यूब बनाऊँगा मैं, ओके, उस ट्यूब पे फिर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि एक ये ऐसे करके मैंने एक क्या बना लिया बच्चों, ट्यूब बना लिया। ठीक है, इसको हिंदी में बेलन बोलेंगे हम लोग। और ये जो
ये जो हमारा ये जो वायर था ये तो इनफाइनाइट लेंथ का था, ठीक है, लेकिन जो ये हमारा बेलन बना हुआ है, ट्यूब जो बना हुआ है, वो बहुत ही छोटे जगह पे बना हुआ है। तो ये जितने लेंथ है इसकी, उसको मैं क्या मान लूंगा बच्चों, स्मॉल एल मानूंगा। क्या मानूंगा, स्मॉल एल। तो हमारे पास क्या हो गया, एक स्मॉल एल लेंथ का क्या हो गया, ट्यूब हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? यहां से यहां तक का लेंथ एल है, लेकिन ये जो वायर है, इस पूरे वायर का लेंथ कैपिटल एल है, ये याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट अब, अच्छा मैंने क्या बोला, इसका रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या क्या है, आर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, चाहे तुम यहां से यहां का डिस्टेंस लो, यहां से यहां का डिस्टेंस लो, या यहां से यहां का डिस्टेंस लो, वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस कितना है बच्चों, आर है ये रेडियस, ठीक। और इस आर रेडियस पर एक पॉइंट है, इसी जो बेलन है, जो ट्यूब है, उसी जो सिलेंडर है हमारा, एक्चुअली में सिलेंडर बोलेंगे इसको, तो जो सिलेंडर है हमारा, ठीक है, इस सिलेंडर पर ये एक पॉइंट क्या है, पी। और तुम सभी को पता है फ्रॉम फर्स्ट डे हम इस पी पॉइंट पर ही क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा सिलेंडर बना है ना बच्चों, ये 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। और वो पार्ट कौन कौन से हैं, 3, ये देखते हैं। ये देखो, ये ऊपर का जो दिख रहा है ये सर्कल, ये एक पार्ट हुआ जो ऐसा है, ठीक। ये नीचे का जो सर्कल दिख रहा है वो दूसरा पार्ट हुआ जो कि ऐसा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ठीक। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक, इसको, ये जो पहला सर्कल है उसे मैं नाम दे देता हूँ S1। क्या नाम दिया मैं, S1। तो ये सिलेंडर S1 हो गया, क्योंकि सिलेंडर का है इसलिए S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड जो सर्कल है बच्चों, उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, S2। तो ये हो गया क्या, S2, ओके। और ये वाला जो कर्व्ड पार्ट है, मतलब ऐसा जो कर्व है, ठीक, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ जो है, कर्व्ड सरफेस जो है, उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, S3 नाम दे देता हूँ। ये हो गया मेरा S3। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर सर्कल है, यहाँ इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा M, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं N, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो स्मॉल l लेंथ का जो वायर है वो कितना बड़ा है, M से N है, MN का लेंथ कितना है, स्मॉल l। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हम छोटे से वायर क्यों निकाल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे की वैल्यू निकालते हैं, और पहले छोटे की वैल्यू निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं, पूरे बड़े की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर भी स्मॉल लेंथ की वायर की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही स्मॉल एल वाले की वैल्यू पता चल जाएगी, हम कैपिटल एल वाले की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोगों को मैं बैक टू क्लास 10th लेकर के जाता हूं। क्लास 10th में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन और कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, इसमें 2 चीजें होती है। तो मैं कॉस का ले रहा हूं, ठीक है। कॉस में क्या होता था बच्चों, 0 डिग्री होती थी, फिर 30 डिग्री होती थी, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ऐसा होता था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती थी वो होती थी क्या, ऑलवेज 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, 0। समझ में आया? अब कॉस 0 डिग्री कब होगा, कॉस 0 डिग्री कब होगा, और कॉस 90 डिग्री कब होगा, ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो जब कभी भी, ओके, याद रख लो, जब लाइन जो होंगे ऐसे पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब कि हिंदी में बोलूं तो समांतर होंगे, तो क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, अगर 2 लाइन ऐसी है तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या,
नहीं बन रहा है, अगर मैं मिला दूं तब भी कोई एंगल नहीं बन रहा है ना। तो जब कोई भी एंगल नहीं बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? ठीक, तो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल नहीं बन रहा है तो वो कहलाएगा 0 डिग्री। ठीक, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल समांतर कंडीशन बोलेंगे, मतलब पैरेलल कंडीशन बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर दो लाइन, मान लेते हैं एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो देखो इन दोनों के बीच में यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, समथिंग लाइक दैट, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है 90 डिग्री? कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंबवत। ठीक है, तो जब ये दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो एक दूसरे पे, तो क्या बनता है, 90 डिग्री। इतना समझ में आया सभी को? अगर इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आसानी से। नहीं है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे कैसे पूछें, लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है, फालतू बात करते हो। ठीक, सॉरी, माफ कर दो भैया, गलती से निकल गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, ये रहेगा तो डिग्री 0 और वैल्यू 1, डिग्री 0 वैल्यू 1। 90 रहेगा तो डिग्री 90 और वैल्यू 0। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 10th अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़े होगे तो बहुत इजी है। ठीक, चलो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, यही समझाना था बस यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ को। तो सबसे पहला क्या आ गया, कॉस 90 की क्या वैल्यू बताया मैं, 0, है ना। और सेकंड डाल देता हूँ, कॉस 0 डिग्री की क्या वैल्यू बताया बच्चों मैं, सॉरी 1। यहां तक क्लियर है? ये क्या था, लंबवत। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या था, समांतर मतलब पैरेलल। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा जो कि होता है किसका, घनत्व का। घनत्व बराबर होता है, सॉरी आवेश बराबर, आवेश का सॉरी, आवेश बराबर घनत्व गुणित लंबाई। ठीक, मतलब क्षेत्रफल होता है एक्चुअली में, लेकिन यहां पर सिर्फ लेंथ है, सिर्फ एल है, यहां पर सिर्फ लेंथ है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, लंबाई आ गया। इंग्लिश में बोलूंगा तो चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट क्लास में हमने क्या प्रूफ किया था, गॉस थ्योरम। भाई गॉस एप्लीकेशन है तो गॉस थ्योरम तो यूज होगा ही ना यार। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय इंग्लिश में गॉस थ्योरम बोलते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, गॉस थ्योरम। ठीक, ये क्या था बच्चों, फाई ई, ये फ्लक्स था ना, याद रखना, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी में क्या है हमारे पास, एक अनंत लंबा L लंबाई का क्या है, एक क्या है, वायर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम अनंत लंबाई का एक आवेशित तार कैपिटल L है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब उस पर मतलब इसी पर ये जो L है उस पे क्या है, आवेश घनत्व है।
इंग्लिश में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। आवेश क्या है? घन, बहुत सारे आवेश है, तो बहुत सारे आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश घनत्व, ठीक है। तो इस पर आवेश घनत्व लैम्डा है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे r दूरी पर क्या है? एक बिंदु है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। 5 मिनट ना, बस बैठेगी तो बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये जो L लंबाई का क्या है? वायर है, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या है? एक पॉइंट P है, ठीक है, जिस पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? कंसिडर L लेंथ इनफाइनाइट वायर where density is lambda, where density is lambda. From L to R distance there is a point P in which we have to find out the electric field intensity, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिखो, ठीक है। ये इंट्रो हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया बच्चों? एक यहाँ पर हमने एक बेलन बनाया हुआ है। बेलन मतलब कि क्या बनाया हुआ? हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है। तब उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आर त्रिज्या का एक सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन बनाया जिसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है। हो गया। तो r त्रिज्या का एक बेलन बनाया जिसकी लंबाई क्या है? स्मॉल l। वी मेक अ सिलेंडर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड रेडियस r। इंग्लिश में ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो स्मॉल एरिया में देखो, हमारे जो L था उसमें तो बहुत सारे चार्ज थे, तो उतने सारे में से ये जो छोटा सा L लेंथ का जो स्मॉल एरिया है उसमें कितना सारा चार्ज आएगा ये निकालेंगे हम लोग। तो L लंबाई के बेलन में आवेश, चार्ज इनसाइड दी L लेंथ सिलेंडर, चार्ज इनसाइड दी L लेंथ सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आएगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आवेश, आवेश को क्या बोलते हैं? Q, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि घनत्व, क्या मान है बच्चों? लैम्डा। तो ये लैम्डा इंटू ये क्या हो जाएगा? L, क्योंकि लेंथ L है इसलिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बैठ जाओ। ओके, अब यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब ये जो सिलेंडर है उसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा ये S1 S2 है और तीसरा ये S3 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलूंगा तो ये हो जाएगा वी कैन डिवाइड दिस सिलेंडर इनटू 3 पार्ट्स। ओके,
तो ये हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा आपका S1। S1 क्या है, हिंदी में बोलूँ तो S1 है समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ। देखो ये है मतलब समतल है, ठीक है, और सर्कल भी बना हुआ है देखो ऐसा करके, तो इसलिए समतल वृत्तीय बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँगा तो ये हो जाएगा प्लेन सर्कुलर, पृष्ठ को क्या बोल रहे थे, सरफेस। तो ये हो जाएगा क्या, प्लेन सर्कुलर सरफेस, ठीक है। सेकंड S2 जो है वो भी सेम टू सेम यही है, बस एक ऊपर में है एक नीचे में है, तो सेम ही चीज़, ठीक है। अब आ जाते किस पे, थर्ड नंबर पे। तो S3 जो है, ठीक है, वो क्या है आप लोग का, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक, वक्रीय पृष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलूँगा तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऐसे कर्व्ड है, घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, ये जो L है, ये जो L, ठीक, वो ऐसा कुछ है, ये हो गया क्या, ये हो गया L, ठीक है। और ये S1 जो है वो कुछ ऐसा है, तो L और S1 कितना डिग्री बना रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, समझ में आ गया। वैसे ही S2 भी देखो, ये L है और ये S2 है, तो L और S2 कितने डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर, 90 डिग्री बना रहे हैं फिर से, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन ये जो L है और ये जो S3 है, देखो ये L है और ये S3 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर हुए, और समांतर हुए तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, पहले ही बताया हूँ मैं, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका घूम फिर के मतलब ये है कि S1 और S2 की जो वैल्यू होगी, मतलब फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और S3 की वैल्यू बस रहेगी, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, समांतर है, उसकी वैल्यू 1 है 0 डिग्री के कारण, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा S1 और S2 जो है, यहाँ S1 व S2 पृष्ठ की बल रेखाएं लंबवत हैं, अतः इनका मान 0 होगा। मतलब इनमें से कितने फ्लक्स होंगे, 0 फ्लक्स निकलेंगे। इंग्लिश में बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बल रेखा को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन S1 एंड S2 इज परपेंडिकुलर, that is why the value of total flux in S2 and S1 is 0। समझ में आ गया बात, ठीक। चलो तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, S1 बचा, और S1 में कितने फ्लक्स हैं वो निकालने हैं हमको, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, पृष्ठ S1 नहीं S3, पृष्ठ S3 से गुजरने वाले फ्लक्स, पृष्ठ S3 से गुजरने वाले फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई। हाँ, इसको इंग्लिश में हम बोल देंगे फ्लक्स इक्वल टू, ऐसा करें, टोटल फ्लक्स गोइंग थ्रू S3 सरफेस, टोटल फ्लक्स गोइंग थ्रू S3 सरफेस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds होता है, याद है, तो ds की जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पर, S3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो S3 है। उसके बाद cos थीटा होता था,
थीटा की जगह क्या बनेगा बच्चों? 0 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर है, पैरेलल है इसलिए। ठीक, और ये हो जाएगा ई डॉट एस थ्री कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, एस थ्री कैसा है? कर्व्ड है। ठीक, और कर्व्ड है तो अगर मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2 पाई क्या हो जाएगा? आर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 2 पाई आर एल। क्यों? क्योंकि लेंथ एल है इसलिए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ना, याद रखना, जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। हिंदी में बोलूं तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल, 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? 2 पाई आर एल, यही आएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये जो S3 है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा मुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब मैं क्या निकालूंगा? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब S1 से निकलने वाला फ्लक्स, S2 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S3 से निकलने वाला फ्लक्स। अब इन दोनों का तो 0 है भैया, इसी का बस वैल्यू है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? इतनी ही होगी, याद रखना। ठीक है, तो कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू S1 से निकलने वाला, S2 से निकलने वाला, S3 से निकलने वाला। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझा दिया हूं, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख रहा हूं, ई डॉट 2 पाई आर एल। ये हो गया, ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर, ये कहाँ गया? ये फर्स्ट था, तो ये हो गया आप लोगों का सेकेंड। ठीक, अब 1 2 3 ये फॉर्मूले यूज हो गए। अब चौथा फॉर्मूला आएगा गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। चूंकि बिकॉज ऑफ गॉस प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो, सेकेंड और थर्ड में जब एक साइड इक्वल होता है तो दूसरे साइड को इक्वल लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 व 3 से इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो एक साइड इक्वल हो तो दूसरे साइड को इक्वल लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालनी है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, और वो क्या है? ई। तो ई को बस इधर रहने दूंगा, बाकी सबको उस साइड फेंक दूंगा। ठीक, तो देखो क्या होता है, ई यहीं पे रह जाएगा, ये जो 2 पाई आर एल है कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर एल, और यहाँ पर ये क्या है? एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक, अब देखो Q की वैल्यू कहाँ है जी? ये देखो Q की वैल्यू है, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा L अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। L और L क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। समझ में आया? यही है हमारा क्या आंसर। था इजी, बहुत इजी था यार। अब देखो फाइनल एक लास्ट छोटा सा बात है, इनके बीच में E और R मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस त्रिज्या, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचने बोलता है। तो ग्राफ देखो सिंपल सा क्या होगा, ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, देखो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में बोलूँ तो व्युत्क्रमानुपात है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो सिंपल सा इसमें कैसे हो जाएगा, ये बन गया। E की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो R की वैल्यू क्या? कम।
फिर धीरे धीरे ई क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और बढ़ते कौन सा जा रहा है, वैल्यू आर बढ़ते जा रहा है। तो वही है, एक क्या होगा, कम होगा, तो दूसरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये ग्राफ हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।